15 और 16 अप्रैल 2026 एनपी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1। आज ये टेस्ट पेपर पूरा नहीं होगा, बहुत लेंदी टेस्ट पेपर था। फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड पार्ट कल को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए तथा जनता की सरकार है? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिका यूएसए के 16वें राष्ट्रपति, जिनकी हत्या कर दी गई थी 14 अप्रैल 1865 को। 14 अप्रैल 1865 को इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कौन था? जॉन विस्कस बूथ नाम का एक आदमी था, जॉन विस्कस बूथ नाम का आदमी। और अब्राहम लिंकन जाने किस लिए जाते हैं? अब्राहम लिंकन दास प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत कर दिया था। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, केवल 8 अनुच्छेद हैं। उसी के तहत 13वां संशोधन करके इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। हंगरी में लंबे समय से कार्यरत प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन को हाल ही में हराकर कौन नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? पीटर मैग्यार 16 साल से जो वहां पे प्रधानमंत्री के पद पे थे, एक तानाशाह के रूप में, विक्टर ऑरबन उसको हराकर बन गए वहां के प्रधानमंत्री। तो जो पीटर मैग्यार हैं, इनकी पार्टी का नाम है टिस्जा पार्टी। एक नदी के नाम पर है जो कि हंगरी में प्रवाहित होती है, टिस्जा नाम की नदी। 2 नदियां हैं बहुत फेमस, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के तट पे है। डेन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो 5 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। हम ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ते हैं जर्मनी के अंदर, तो वो ब्लैक फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है उस ब्लैक फॉरेस्ट में? डेन्यूब नदी ही प्रवाहित होती है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। तो पीटर मैग्यार बने हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री। टिस्जा पार्टी के हैं ये। इसके अलावा हंगरी, जरा एटलस में आप देखेंगे, हंगरी एक भू आबद्ध देश है, मतलब ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से इसके देशों से घिरी हुई है। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, और यहां पर नदियां हैं, मैंने बता दिया, डेन्यूब और टिस्जा नदी। एक इंपॉर्टेंट झील है बालाटन झील, जो कि मिलेगी हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध शीतोष्ण घास के मैदान पुस्टाज कहां पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान पुस्टाज। कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, जैसे प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में हमें मिलेंगे। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में हमें मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसके अलावा वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड जो है हमें दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त होंगे वेल्ड घास के मैदान। डाउन्स, देखिए डाउन की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्राप्त होते हैं डाउन्स घास के मैदान। कैंटबरी घास के मैदान प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड। स्टेपी कहेंगे तो रशिया में, स्टेपी घास के मैदान रशिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एल नीनो 3 है ना? क्वेश्चन नंबर 4। एल नीनो की उत्पत्ति भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव डालती है? एल नीनो एक क्या है? पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली एक गर्म हवाओं का क्षेत्र है। जब एल नीनो और ला नीना, ये दोनों चीजें होती है पेरू तट पर, दक्षिण अमेरिका में पेरू तट पर उत्पन्न होने वाली। जब गर्म करंट प्रवाहित होती है, तो कभी कभी गर्म करंट का प्रवाह जो होता है वो होता है दक्षिणी अमेरिका की तरफ, कभी इसका प्रवाह उल्टा होता है। किस तरफ होता है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब इसका प्रवाह दक्षिणी अमेरिका में पेरू की तरफ होता है, गर्म करंट का प्रवाह, गर्म करंट का मतलब सतही जो जल है, वो गर्म पानी लगातार प्रवाहित होता है पेरू तट की ओर, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अल नीनो। उस अल नीनो स्थिति में जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वहां पर ठंडा पानी रह जाता है। मतलब वहां कैसा क्षेत्र बन जाता है? निम्न ताप और उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी तरह जब दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र जो पेरू वाला है, वहां पर पानी गर्म हो जाता है, तो मतलब उच्च ताप और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो गर्म क्षेत्र हो जाता है वो। तो इस कारण वहां संघनन होता है, बारिश होती है दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में। लेकिन अल नीनो आने पर भारतीय मानसून में वर्षा की कमी होती है, सूखा पड़ जाता है उस साल, खासकर खरीफ की जो फसल है उसको नुकसान होता है। गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की, अल नीनो ला नीना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या। अगर हम कहेंगे पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? अक्षांश होंगे 181, अक्षांश रेखाएं होंगी 179, क्योंकि जो 90 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिण में जो 2 पॉइंट हैं 90 वाले, वो रेखाएं नहीं है ना, वो तो बिंदु हैं। तो इसीलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और अक्षांश
अक्षांशों की संख्या हो गई 181। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो वृत्त के रूप में होती हैं, मैं समझा चुका आपको बहुत बढ़िया से। अक्षांश जो होती हैं वो अक्षांश वृत्त होते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं होती हैं, इसीलिए देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल 360 होती है पृथ्वी पर। ठीक है, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बदलती रहती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ऊपर नीचे के, वहां पर ये दूरी शून्य हो जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी नियत रहती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। और देशांतर के बारे में थोड़ी और टॉपिक पे चर्चा करूंगा, तो 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर आता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है देशांतरों में। नेक्स्ट अगला सवाल है, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बस्तर के पठार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को मानचित्र में दर्शाइए। ठीक है, आपने देखा था दंडकारण्य पठार था, उसमें 2 क्षेत्र थे, एक तो बस्तर का पठार, दूसरा कालाहांडी का पठार। बस्तर का पठार क्यों फेमस था? बस्तर का पठार एकमात्र पठार है भारत के अंदर या विश्व के ही अंदर कह लो जहां भारत में टिन प्राप्त होता है, एकमात्र पठार भारत का जहां टिन प्राप्त होता है, साथ में लोहा भी प्राप्त होता है यहां से। और जो दूसरा कालाहांडी का पठार है, वहां किस चीज के? बाक्साइट प्राप्त होता है वहां। और चित्रकूट जलप्रपात के लिए फेमस है बस्तर का पठार। यहां पर एक नदी है इंद्रावती नदी, जिसपे चित्रकूट जलप्रपात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में यमुना की प्रमुख सहायक नदियों को मानचित्र में दर्शाइए। तो आपने यमुना तंत्र को देखा था, जिसमें सबसे पहली हनुमान गंगा उसमें आके मिल रही थी उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां, जैसे हनुमान गंगा है, ऋषि गंगा है, कृष्ण गंगा है, कृष्णगाढ़ है, कमल नदी है, पुरोला, कमल नदी का वरदान कहा जाता है पुरोला घाटी को, धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारी आसन टोन्स नदी थी, रूपिन सुपिन से जो आ रही थी, सुपिन और रूपिन जो नदी थी वो हिमाचल प्रदेश की नदी है, और रूपिन यहाँ की नदी है, दोनों मिलकर टोन्स नदी बनाती है, और ये टोन्स नदी फिर मिल जा रही थी। इसके अलावा हमारी आसन नदी हो गई, जो कि कहाँ पे मिल रही थी? रामपुर रामपुर मंडी में आसन बैराज भी है ना। 1968 में आसन बैराज का निर्माण हुआ था। राज्य का वेटलैंड क्षेत्र है ये, बहुत पक्षी आते हैं यहाँ पे माइग्रेशन करके। तो ये थी राज्य के अंदर यमुना नदी की राज्य के अंदर कुल लंबाई थी 136 किलोमीटर, और टोटल अगर लंबाई की हम बात करें तो ये दक्षिण भारत की गोदावरी नदी से छोटी है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है 1465 किलोमीटर, लेकिन ये छोटी है, 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरे देश के अंदर। और अब गंगा की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों को दक्षिण पश्चिम से पूरब लगाने को पूछेगा वो, तो इसी तरह से याद करना है। चंबल, सीन, बेतवा, केन, ये 4 नदियां हैं। अब टोन्स और सोन जो नदियां हैं वो डायरेक्ट अपना जल वहां गिराती हैं गंगा नदी में। चंबल, सीन, बेतवा, केन। अब ये चंबल जो नदी है, चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसके तट पे उज्जैन बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। तो इस तरह से हमारी ये यमुना नदी तंत्र है। यमुना गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जो उसके दाहिने, एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है और उसके दाहिने तट पे आके मिलती है। बाकी सारी जो हिमालयी नदियां हैं उसके बाएं तट पे ही आके मिलेंगी। एक ही नदी है जो हिमालय की, जो उसके दाहिने तट पे आके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गोल्फ का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, मास्टर्स टूर्नामेंट 2026 किसने जीता है? ये रोरी मैकलायर ने जीता है 2026 में। जॉर्जिया में आयोजित होता है, जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, खेड़ा सत्याग्रह कब घटित हुआ? 11 मार्च 1918 को गुजरात के खेड़ा में घटित हुआ। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख नेता थे, और एक स्थानीय नेता भी था इसमें जिसका नाम था मोहनलाल पांड्या। इसका स्थानीय नेता था, बहुत फेमस, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये मोहनलाल पांड्या, क्योंकि गांधी जी और पटेल तो हमें याद रहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ था? प्लेग का समय चल रहा था, 1918, 1919, 1917 ये दौर चल रहा था। तो यहां पे स्वाइन, एक वो क्या कहते हैं, स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था। स्पेनिश फ्लू के कारण बहुत से लोगों की जनहानि हुई। इसीलिए हम देखते हैं कि 1911 से लेकर 1921 तक हम कहते हैं जनगणना का नकारात्मक दशक। क्यों कहते हैं? कारण यही है क्योंकि यहां पर एक तो जनसंख्या में कटौती होगी, कारण एक तो स्पेनिश फ्लू फैला हुआ, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध का दौर भी चला हुआ था इस समय। तो इसलिए जनगणना -0.31 रही थी इसमें, जनगणना का नकारात्मक दशक। हम क्वेश्चन में वापस आते हैं, खेड़ा आंदोलन की हम बात करें तो गांधी जी और पटेल
इनके द्वारा इसको आंदोलन को रूप दिया गया। अब लोगों के पास रुपया था नहीं, इतना पैसा नहीं था कि वो कर दे सके, टैक्स दे सके। भूमि राजस्व देना पड़ता था ना, फसल होगी तो भूमि राजस्व देना पड़ेगा सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन जब खाने के ही रुपए नहीं है, स्पेनिश फ्लू फैला हुआ है, आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब गुर्बत में जी रहा है उस समय पे, 1918-19 के समय पे। तो ऐसे समय पे गांधी जी से आह्वान किया गया, चंपारण के बाद 1917 पहला सत्याग्रह का प्रयोग, दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग खेड़ा है उनका भारत के अंदर, ठीक है। तो गांधी जी यहां पे आए, गांधी जी सुबह ये हमारे पटेल और नेता प्रमुख, इन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? कर न देने का आंदोलन, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर नहीं देंगे हम इस बार। क्यों? क्योंकि रुपए ही नहीं है, कहां से कर देंगे, खाने के रुपए नहीं, कर कहां से देंगे। तो फिर ये सफल हुआ था ये आंदोलन, और हमें मोहनलाल पांड्या नाम याद रखना है। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की मुद्रा SDR कहलाती है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट। IMF की कहलाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF गरीब देशों को लोन देता है। अब इस पर नजर रखने के लिए कौन देश कितना गरीब है क्या नहीं है, एक FATF नाम की संस्था भी होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं उसे, उसी की नजर पे रहते हैं सारे देश की, गरीब है नहीं है वास्तव में, खाली गरीबी का नाटक तो नहीं कर रहा करके। तो IMF की मुद्रा है SDR, ठीक है। इसकी चीफ कौन है, इसकी MD कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और इसकी AMD कौन है? गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गरीब देशों को लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 11, महानदी किस एक बंदरगाह के समीप अपना मुहाना बनाती है? पारादीप बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट, पारादीप बंदरगाह के समीप। देखिए महानदी जो है ये कटक के समीप, ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, ये सीधी नीचे की तरफ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पहली बात तो ये। और ये उत्तर वाहिनी है, उत्तर की तरफ चलती है। निकलती कहां से है? महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से, है ना। तो महानदी का उद्गम होता है, महानदी कहां अपना मुहाना बनाती है? ये हो गया कटक के समीप उड़ीसा में अपना मुहाना बनाएगी। हीराकुंड बांध है महानदी पर, हीराकुंड बांध है, प्रमुख बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की किस एक नदी को पाम तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? नाइजर नदी को पाम तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजर नदी नील नदी और कॉन्गो नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी का जो मुहाना है, जहां ये अपना जल गिराती है, वो है गिनी की खाड़ी, और यहां पर ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डेल्टा है, नाइजर नदी का डेल्टा। यहीं पर बहुत से ताड़ के वृक्षों के तेल का उत्पादन होके वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिकता है, तो इसीलिए इसको पाम तेल नदी का नाम भी जाना जाता है। ताड़ के तेल का उत्पादन होता है इसीलिए। नाइजर नदी के तट पे जो गिनी की खाड़ी में आपको बता रहा हूं, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डेल्टा और एक मैंग्रोव वन का प्रमुख एग्जाम्पल है। नाइजर नदी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? सर चेट्टा शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। तो डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, इसके साथ किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाया लिया गया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 2, 1 और 3। फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए इसका लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? दिसंबर 2028 को इसका लक्ष्य वर्ष रखा गया है। और प्रत्येक घर को प्रति व्यक्ति कितना जल चाहिए? प्रत्येक घर के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह जल मिलना चाहिए, 55 लीटर प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के अंतर्गत नशा मुक्ति हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? अगस्त 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। और इसके 3 स्तर हैं, राज्य, जिला और थाना, 3 स्तरों में ये काम करेगी। और इसके तहत 2025 तक राज्य को ड्रग फ्री स्टेट के रूप में घोषित किया जाना इसका लक्ष्य था। तो अगस्त 2022 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एक समाज सुधारक को आधुनिक बंगाल का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक बंगाल का जनक कहा जाता है, आधुनिक बंगाल का भारत का मनु भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इससे पहले इन्होंने बहुत कम उम्र में एक पत्रिका निकाली थी। अच्छा, जो 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद। ये बहुदेववाद को नहीं मानते थे। जैसे हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद मूर्तिवाद और बहुदेववाद को उन्होंने माना, उन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है ना बिना किसी चित्र मूर्ति के पूजा पाठ में बैठ जाना। पहले एक आधार चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पहले वो आधार मैं तुम्हें दूंगा, पहले तुम मूर्ति को पूजो। कुछ समय बाद, पहले आप बच्चे हो तो आप उंगली पकड़ के चलते हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो फिर उंगली नहीं पकड़ते ना। तो उसी रूप में उन्होंने एक भक्त को देखा कि उन्होंने कहा भक्त की शुरुआत ऐसे होती है, फिर बाद में वो प्रौढ़ हो जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा के विरोध में 1829 में फिर ऐसा हुआ, विलियम बेंटिक का समय था। विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर, नियम 17 के तहत बनाया गया और उसके तहत सती प्रथा भारत में बैन हो गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बुक लिखी थी। उन बुक्स में तोहफुल मुस्दीन एक फेमस बुक है, संवाद कौमुदी एक इनकी पत्रिका थी ना, संवाद कौमुदी एक पत्रिका आई थी। वेदांत सोसाइटी बनाई थी, वेदांत कॉलेज भी बनाया 1825 में। और इसके अलावा तोहफुल मुस्दीन थी और एक रचना और थी यार, अच्छी अच्छी रचनाएं थी इनकी। सब प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने जीसस पे भी लिखा था। बहुभाषावादी थे ये, इनको हिंदी, अंग्रेजी, हिब्रू बहुत सारी लैंग्वेज आती थी इन्हें, बहुभाषी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19-18। भारत में रबी की फसलों के तैयार हो जाने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है, बिहू कहते हैं इसे असम में, और गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक में। तो बैसाखी का ही तो दिन था जब हम क्या हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार। भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार बताए गए हैं? 5 आधार बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के। जन्म, वंश। अब जन्म का आधार भी ये होगा 2004 से के बाद जो भी माता पिता दोनों भारतीय होना जरूरी है, दोनों भारतीय होना जरूरी है, तब जन्म के आधार पर उसे भारतीय कहा जाएगा। जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र समावेशन। अब ये सारे आधार दिए कहां गए हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में सारे आधार हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राज्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है? थल मेला लगता है। 1940 में 13 अप्रैल को शुरू हुआ था। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है पोंटिंग और नामी ग्लेशियर से, और दोनों पनार में आपस में मिल जाती है पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी, और यहां से फिर पंचेश्वर में काली से मिल जाती है, दोनों संयुक्त रूप से। अगला सवाल है, अमरावती भारतीय इतिहास में किस राजवंश की राजधानी रहा? सातवाहन राजवंश की राजधानी रहा। सातवंश राजवंश वही है, चालुक्यों के बाद आया था, राष्ट्रकूटों से पहले था ये राजवंश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, यहां से अक्सर एक सवाल आया हुआ है, सीसे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे? तो सातवाहन वंश ने सीसे के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, कुली, बेगम, लाश, तोप, बहादुर, दरोगा, बारूद, कैंची, चाकू, उर्दू, कालीन, चम्मच, चेचक, तलाश, मुगल, सुराग, तौलिया किस भाषा के शब्द हैं? सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। बालपेरेजो एक प्रमुख बंदरगाह है। ये वो बंदरगाह है जहां से दारू का बहुत ज्यादा, जो वाइन होती है, वाइन का बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है इस पोर्ट से। तो बालपेरेजो बंदरगाह चिली में इसलिए फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, यहां से वाइन का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट कहां मिलेगी? चिली में मिलेगा ये। नेक्स्ट, चिली दक्षिण अमेरिका में, पतली सी पट्टी आपको दिखेगी, एंडीज पर्वत आपने देखा होगा, तो एंडीज पर्वत से लगा हुआ ये क्षेत्र है। फार्मोसा जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है? चीन और ताइवान को पृथक करती है फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा को ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा बास-पोरस जल संधि, गलती से फार्मोसा हो गया क्योंकि कल के टेस्ट पेपर में फार्मोसा ही था। आज का सवाल ये था, बास-पोरस जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है? तुर्की को इस्तांबुल से पृथक करती है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की का थोड़ा सा भाग जो इस्तांबुल कहलाता है वो यूरोप वाले क्षेत्र में आता है। यहां पर हमें एक बहुत ही पतली सी पट्टी हमें देखने को मिलती है, बास-पोरस जल संधि। और बास-पोरस जल संधि काला सागर को मार्मरा सागर से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ गया है, मार्मरा सागर को काला सागर से पृथक करने से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? से जोड़ने वाली जल संधि है बास-पोरस जल संधि। और किनको अलग करती है? तुर्की और इस्तांबुल को अलग करती है। किस एक समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई? मोराकेश एग्रीमेंट था 1994 का। 15 अप्रैल 1994 को हुआ था मोराकेश एग्रीमेंट। इस मोराकेश एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन से पूर्वगामी संस्था, आया हुआ सवाल है, कौन सी थी? पूर्वगामी संस्था थी 1948 में बनी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये थी, इसको रिप्लेस कर दिया WTA ने 1 जनवरी 1995। थैंक यू।